नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रुचि दुबे, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से। और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या जिसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता था, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने शुरू किए और कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की मांग को पूरा करने में असमर्थ है और इसका पुनः निरीक्षण या पुनः गठन होना चाहिए। और इसके लिए इस बार सरकार द्वारा ना तो किसी आयोग का गठन किया गया और ना ही किसी समिति का, बल्कि सबसे पहले सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति की सांख्यिकी विवरण, उसकी उपलब्धियां एवं असफलताओं का चित्रण किया गया और उसके गुण और दोषों की भी विवेचना की गई। इस दस्तावेज पर देश के सभी प्रांतों और क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए और केंद्र सरकार ने इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की और 1986 में इसको संसद में पेश किया। और संसद से पास होने के बाद 1986 में यह प्रकाशित हुई। इस घोषणा के कुछ महीने बाद ही इसकी कार्य योजना भी प्रकाशित की गई। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है, जो हैं भूमिका, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, शिक्षक शिक्षा का प्रबंध, संसाधन तथा समीक्षा और भविष्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना के आधार पर जो तत्व सामने आते हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा की। इस शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह मनुष्य के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतंत्र मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अभाव से इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती और इस नीति के अनुसार शिक्षा एक निवेश है और इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। इसलिए इस नीति में यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार अपने बजट से शिक्षा पर 6% का प्रावधान करेगा। इस शिक्षा नीति के अनुसार पूरे भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई और कहा गया कि पहले 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए आधारभूत पाठ्यचर्या होगी। +2 स्तर पर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और छात्र छात्राओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। +3 स्तर पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया और इसमें यह भी कहा गया कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षा के सभी स्तरों को एक तरफ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोग की शिक्षा पर बल दिया गया एवं सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय स्थापित करने को भी कहा गया।
उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा उनके भोजन और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ उनके खेलकूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था की जाएगी। अगला मूल तत्व इस नीति का था कि शीघ्र अतिशीघ्र अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाया जाएगा और 1990 तक हर 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। 1995 तक 11 से 14 वर्ष के आयु के 100% बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाएगा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, 1 वरांडा, 2 शौचालय, 2 शिक्षक, पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम सामग्री, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, नक्शा, विज्ञान किट, खेल का मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु इस नीति में यह घोषणा की गई कि सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इतिहास, राष्ट्रीयता, संवैधानिक दायित्व, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभव को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही साथ हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जो अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होंगे। +2 स्तर पर सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह भी उल्लेखित किया गया कि 1995 तक 25% छात्र छात्राएं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्र के विकास हेतु उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाएगा और इसके लिए मौजूदा पाठ्यक्रम में सुधार किए जाने और शिक्षण को चिंतनपरक बनाने की भी बात कही गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और आयोग यूजीसी को दिया गया और उच्च शिक्षा को सर्व सुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी बात कही गई। इस नीति ने तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए उसकी उचित व्यवस्था करने पर भी बल दिया और यह घोषणा की गई इस नीति में कि तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकता अनुसार आयोजित किया जाएगा। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक दक्षता पर अधिक बल दिया जाएगा। इस शिक्षा का स्तरमान निश्चित करने और इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार दिए जाने की भी बात इस नीति में कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की बात भी कही गई और इसके लिए यह घोषणा की गई कि मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए। बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाए और परीक्षाओं को विश्वसनीय और वैध बनाने का प्रयास किया जाए और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार की बात भी कही गई और इसके हेतु सुझाव दिए गए कि शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाए। शिक्षकों के स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान को बढ़ाया जाए। पूरे देश में शिक्षकों के संदर्भ में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धांत को लागू किया जाए। सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाए जिनमें प्राथमिक शिक्षकों और निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। जितने भी घटिया किस्म के प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय हों उन्हें बंद करा दिया जाए और
कुछ चुने हुए माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाया जाए और उन्हें शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की श्रेणी दी जाए। अति उत्तम श्रेणी के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहा जाए। शिक्षा संस्थान का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के विस्तार की भी बात कही और उसके लिए सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनमें कार्य कर रहे अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे और शिक्षा के प्रचार प्रसार में जनसंचार के साधनों का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अगला मुख्य बिंदु था सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि युवा वर्ग, गृहिणियों, किसानों, व्यापारियों और अलग अलग उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को उनकी क्षेत्र की जानकारी देने के लिए सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ जनसंचार के माध्यम का भी प्रयोग किया जाएगा। अगली विशेषता के रूप में इस नीति के बारे में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया और कहा गया कि हर स्तर पर हर प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए शिक्षा नीति ने शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध करने पर बल दिया और साथ ही साथ शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित करने की भी बात कही गई। इस नीति में यह भी घोषणा की गई थी कि शैक्षिक विषमताओं को दूर किया जाएगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं विकलांगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ करने के लिए भी प्रयास की बात इस शिक्षा नीति में कही गई थी। इस नीति में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और इस हेतु सुझाव दिया गया कि स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद न किया जाए, महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए 1986 की शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान दिए गए थे और कहा गया था कि नगरों, गांवों, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था की जाए और इन विद्यालयों में इन्हीं के क्षेत्र के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो बच्चे बहुत दूर से पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ इन बच्चों की आर्थिक धनराशि भी बढ़ाई जाए। देश के पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु देश के रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में और अधिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इस शिक्षा नीति में दिया गया और यह भी कहा गया कि इन विद्यालयों में इन्हीं के क्षेत्र के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के बच्चों की आर्थिक सहायता भी बढ़ाई जाए। इस शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमान और ईसाई आदि के बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया और कहा गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार होगा और इन शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी बल दिया और सुझाव दिया कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मामूली विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए और गूंगे,
बहरे, अंधे और मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य तत्वों की बात करी। अब आगे चर्चा करते हैं कि इस नीति के गुण और दोष क्या थे। देखिए, किसी भी चीज का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए इससे संबंधित किसी भी विचार का मूल्यांकन समाज के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस नीति का भी मूल्यांकन इसी आधार पर किया गया और इस नीति में बहुत से गुण पाए गए, जैसे इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया, शिक्षा को एक उत्तम निवेश की संज्ञा दी गई। इस नीति ने पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया। इस नीति द्वारा बताई गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ने 1987 से 2011 के दौरान 90% प्राथमिक विद्यालयों को लाभ पहुंचाया। इस नीति के परिणाम स्वरूप नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में खुले विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप इग्नू की स्थापना हुई और आज पूरे देश में 14 खुले विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। इस नीति के तहत ही हमें शिक्षा में सुधार देखने को मिल रहे हैं और इस नीति के आधार पर ही परीक्षा को विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और सतत बनाए रखने पर बल दिया गया और इस नीति के आधार पर शैक्षिक अवसरों की समानता देने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी शिक्षा नीति आई, उनमें आदर्शों की बातें बहुत कही गई, पर उनके क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। ये पहली शिक्षा नीति थी जिसमें योजना भी बनाई गई और उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस सुझाव भी दिए गए थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोषों के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन संबंधी दोष जो पाए गए वो इस प्रकार से हैं। इस नीति ने केंद्र और राज्य सरकार के शैक्षिक अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए। इसलिए प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार की उन शिक्षा योजनाओं को तो लागू कर देती है जिसके लिए उन्हें 100% आर्थिक सहायता मिलती है, पर उन योजनाओं को लागू नहीं करती जिन पर आंशिक अनुदान मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश की में शिक्षा व्यवस्था एक समान नहीं है। इस शिक्षा नीति में स्ववित्त पोषित संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे एक ओर उच्च शिक्षा महंगी हो गई और दूसरी ओर उच्च शिक्षा का स्तर भी गिर गया। इस नीति में प्रथम 10 वर्ष में आधारभूत पाठ्यचर्या की बात कही गई थी, पर इसका अनुपालन भी नहीं किया जा सका। +2 स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे वो भी असफल रहे, क्योंकि उन विद्यालयों में संसाधनों एवं शिक्षकों की कमी थी। इस नीति के अगले दोष के रूप में ये कहा जा सकता है कि इस नीति में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कही गई थी, जिसके लिए खुले विश्वविद्यालय और पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई और इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि उच्च शिक्षा संस्थाएं सिर्फ डिग्री प्राप्त करने की जगह बन गई थी। वाह्य परीक्षा के स्थान पर आंतरिक परीक्षाओं का दुरुपयोग भी देखने को इस नीति में हमको मिलता है। तो इसी के साथ आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करी, उसके मुख्य तत्वों के बारे में चर्चा करी और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी देखा कि इस नीति के गुण एवं दोष क्या थे। धन्यवाद।